हम सीखेंगे कक्षा 8वीं का गणित अध्याय 3 समांतर रेखाएं के अंतर्गत प्रश्नावली 3.1 के अंतर्गत तीसरा नंबर का सवाल है। दिए गए चित्र में ए समांतर है, बी समांतर है, सी समांतर है। इस चित्र में रेखा ए, बी और ये जो सी है आपस में क्या है? समांतर है तथा एल व एम दो तिर्यक रेखाएं हैं। यह जो एल और एम है तिर्यक रेखा है जो ए, बी और सी को रेखा एल, पी, क्यू और आर पर तथा तिर्यक रेखा एम, ए, बी और सी को ओ, एन और एस पर काट रही है। आगे कहते हैं कि यदि पी क्यू बराबर हो क्यू आर, या जो पी क्यू बराबर हो क्यू आर के, तो क्या ओ एन बराबर है एन एस के? तो ओ एन बराबर है एन एस के, ये पूछा गया है। अब बात आती है कि ये पी क्यू बराबर क्यू आर यह आखिर है क्या? तो यहाँ पर तीन समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काट रही है। तो पी क्यू को कहते हैं अंतःखंड और क्यू आर को भी कहेंगे हम अंतःखंड। तो यहाँ भी जो दूसरी तिर्यक रेखा एम है उनके द्वारा भी ओ एन और एन एस क्या काट रहे हैं? अंतःखंड काट रहे हैं। तो हमसे पूछा गया है कि जब पहली तिर्यक रेखा के द्वारा पी क्यू और क्यू आर अंतःखंड बराबर हो रहे हैं तो क्या दूसरी तिर्यक रेखा के द्वारा काटे गए अंतःखंड भी क्या होंगे? बराबर होंगे। दिए गए चित्र में बताया गया है कि ए, बी और सी आपस में क्या है? समांतर है। साथ साथ एल और एम दोनों तिर्यक रेखाएं हैं और पी क्यू अंतःखंड बराबर है क्यू आर के। क्योंकि हम जानते हैं जब तीन समांतर रेखाओं पर एक तिर्यक रेखा समान अंतःखंड काटती है तो दूसरी तिर्यक रेखा भी समान अंतःखंड काटेगी। इसलिए हाँ, ओ एन बराबर होगा किसके? एन एस के। एक बार इसको और समझें। यहाँ ए, बी, सी तीन समांतर रेखाएं दी गई है जो कि आपस में समांतर है और साथ साथ एल व एम दो तिर्यक रेखा है और एल के द्वारा ए, बी, सी समांतर रेखाओं पर समान अंतःखंड पी क्यू बराबर क्यू आर काट रही थी। तो हम जानते हैं तीन समांतर रेखाओं पर एक तिर्यक रेखा समान अंतःखंड काटती है तो दूसरी तिर्यक रेखा भी समान अंतःखंड काटेगी। तो ओ एन और एन एस भी क्या होगा? बराबर होगा। तो इसके जवाब में हम लिख सकते हैं हाँ, ओ एन बराबर होगा एन एस के। तो इस सवाल को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। चौथा नंबर का सवाल है, दी गई आकृति में ए बी समांतर डी सी, या जो ए बी समांतर है डी सी के, ई एफ समांतर ए बी, ये जो ई एफ रेखाखंड है वह समांतर है ए बी के और ई रेखाखंड ए डी का मध्य बिंदु है। तब यह जो दो सवाल है उनको हल करना है और उसके कारण को भी बताते चलना है। हमको चित्र में दी गई है कि यह जो ए बी है वह समांतर है डी सी के, मतलब ए बी रेखाखंड डी सी के समांतर है। साथ साथ ये ई एफ रेखाखंड ए बी के समांतर है। इसका यह मतलब हुआ कि ए बी के समांतर आपको ई एफ रेखा खींची गई है और ए बी के समांतर ही रेखा डी सी खींची गई है। यहाँ ए बी के समांतर रेखा ई एफ व डी सी खींची गई है, मतलब एक ही रेखा के समांतर ई एफ और डी सी को खींचा गया है। क्योंकि हम जानते हैं एक ही रेखा के समांतर खींची गई सभी रेखाएं परस्पर क्या होती है? समांतर होती है। और हमसे पूछा गया है कि क्या ए बी समांतर ई एफ समांतर डी सी है। सर में लिख सकते हैं कि हाँ, ए बी समांतर होगा ई एफ और समांतर होगा डी सी के। एक बार और समझें इस सवाल को। सवाल क्या था? यहाँ पर पहले से दे दी गई कि ए बी जो है समांतर है डी सी के और ई एफ समांतर है ए बी के। इसका यह मतलब हुआ कि ए बी के समांतर हमारे पास ई एफ और डी सी रेखा को खींचा गया है और एक ही रेखा के जब समांतर और अन्य रेखा खींची जाती है तो सभी आपस में क्या हो जाते हैं? समांतर हो जाती है। तो यहाँ ए बी के समांतर ई एफ और साथ साथ डी सी को भी खींचा गया है। तो इसका यह मतलब हुआ कि ये ए बी, ई एफ और डी सी सब के सब क्या हो जाएंगे? आपस में समांतर हो जाएंगे, क्योंकि एक ही रेखा के समांतर खींची गई सभी रेखाएं परस्पर क्या हो जाती है? समांतर हो जाती है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि हाँ, ए बी समांतर ई एफ समांतर डी सी होगा। चौथा का दूसरा नंबर का सवाल है कि क्या एफ रेखाखंड सी बी का मध्य बिंदु है? क्यों? तो हमसे पूछा गया है कि क्या ये जो एफ है सी बी का क्या हो? मध्य बिंदु है। दी गई आकृति में हमको दिया गया था कि ए बी समांतर डी सी और ई एफ समांतर ए बी दिया गया था। कहने का मतलब है कि ए बी रेखाखंड के समांतर ही ई एफ और डी सी समांतर रेखाएं खींची गई हैं और हम जानते हैं कि एक ही रेखा के समांतर खींची गई सभी रेखाएं क्या होती है? परस्पर समांतर होती है। तो यहाँ लिखा गया है कि ए बी समांतर ई एफ समांतर डी सी होगा। और इस चित्र में हम देखते हैं कि ए बी, ई एफ
और डी सी तीनों परस्पर समांतर हो गए और इन तीनों समांतर रेखाओं पर ए डी और बी सी तिर्यक रेखा का काम कर रही है। ये जो ए डी है और बी सी है, जब ए डी तिर्यक रेखा इन तीनों समांतर रेखाओं को बिंदु ए, ई और डी पर काट रही है, तो ये जो ए ई है और ई डी है, ये ए ई और साथ साथ ई और डी क्या कहलाते हैं? अंतःखंड कहलाएंगे। उसी प्रकार से बी सी तिर्यक रेखा के रूप में यदि ए बी, ई एफ और डी सी समांतर रेखाओं को काट रही है, तो उस स्थिति में ये बी एफ और एफ सी ये क्या कहलाएगा? अंतःखंड कहलाएगा। जब ये तीनों आपस में समांतर है और उसको तिर्यक रेखा काट रही है, तो उनके अंतःखंड क्या होते हैं? समान अनुपात में होते हैं। अर्थात ए ई बटा ई डी बराबर होगा बी एफ बटा एफ सी के। तो हम लिख सकते हैं ए ई बटा ई डी बराबर बी एफ बटा एफ सी। अब जब हमको दिया गया है कि ई रेखाखंड ए डी का मध्य बिंदु है, तो इसका यह मतलब हुआ कि ए ई बराबर है किसके? ई डी के, तभी तो यह इसका मध्य बिंदु कहलाएगा। तो जब बिंदु ई ए डी का मध्य बिंदु है, तो ए ई बराबर होगा किसके? ई डी के। तो ए ई बराबर होगा ई डी के, या इसे हम लिख सकते हैं ए ई बटा ई डी बराबर 1, क्योंकि जब दो राशियां बराबर होती है तो उनके जो अनुपात है क्या होते हैं? 1 होते हैं। यहाँ एक बार और सुनिएगा, अभी हमने देखा कि ई रेखाखंड ए डी का मध्य बिंदु है, तो ए ई बराबर होंगे ई डी के, और यहाँ लिखा गया है कि ए ई बटा ई डी, तो ए ई बटा ई डी बराबर लिखा गया है 1। ऐसा इसलिए लिखा गया है क्योंकि यहाँ जो दो राशियां हैं क्या हो रहे हैं? बराबर हो रहे हैं, और जब दो राशि बराबर है तो उनका अनुपात क्या आता है? सदैव 1 आता है। तो ए ई बराबर है ई डी, तो इसको लिखा जा सकता है ए ई बटा ई डी बराबर 1। दो राशि जब आपस में बराबर हो तो उनके अनुपात सदैव क्या आते हैं? 1 आते हैं। अब यहाँ से देखें, ए ई बटा ई डी बराबर आ गया है 1, तो इसके स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं? 1, और ये उसके बाकी मान को लिखा गया है बराबर बी एफ बटा एफ सी। अभी आपने देखा ए ई बटा ई डी बराबर 1, तो ए ई बटा ई डी पूरा मान को हम यहाँ लिख सकते हैं 1 के बराबर, तो ये हो जाएगा 1 बराबर हो जाएंगे बी एफ बटा एफ सी। 1 बराबर बी एफ बटा एफ सी, तो इसको हल करने पर एफ सी का गुना 1 के साथ होगा, तो बी एफ का मान आ जाएंगे कितना? एफ सी। हम देखते हैं यहाँ बी एफ बराबर आ रहा है एफ सी। ये जो बी एफ है वो बराबर है किसके? एफ सी के। तो इसका क्या मतलब हुआ? जब रेखाखंड बी सी में बी एफ और एफ सी बराबर आ रहे हैं, तो एफ क्या होगा? बी सी का या सी बी का मध्य बिंदु कहलाएगा। अभी इससे पहले आप देखे थे या प्रश्न में दिया गया था कि ए डी का मध्य बिंदु ई है, तो इसका यह मतलब हुआ कि ए ई बराबर होगा ई डी का। और अभी हम जब सवाल को हल किए तो पाए कि बी एफ बराबर आ रहा है किसके? एफ सी का। यहाँ देख रहे हैं आप बी एफ बराबर एफ सी, तो ये जो एफ है इस प्रकार से बी सी कहें या सी बी का क्या कहलाएगा? मध्य बिंदु कहलाएगा। आपसे पूछा गया था कि इस आकृति में ए डी का मध्य बिंदु ई है, तो क्या बी सी का मध्य बिंदु एफ होगा? तो हम उत्तर में लिख सकते हैं हाँ, एफ जो है रेखाखंड सी बी का क्या है? मध्य बिंदु है। और उनके कारणों के अंतर्गत आप देखे थे कुछ इस प्रकार से हल करते हुए हम आए, और हमें इनके कारणों के माध्यम से पता चला कि हाँ, एफ रेखाखंड सी बी का क्या है? मध्य बिंदु है। 5वां नंबर का सवाल है, दी गई आकृति में एल समांतर एम समांतर एन है। ये इस आकृति में यह जो रेखा है एल, एम और एन आपस में समांतर है, तो क्या इनके अंतःखंडों का अनुपात बराबर होगा? तो इसमें इनके अंतःखंड होंगे ए बी और बी सी, ये अंतःखंड हो गया। यहाँ डी ई और ई एफ अंतःखंड कहलाएंगे। तो क्या ये जो इनके अंतःखंड हैं ए बी और बी सी, डी ई और ई एफ, ये बराबर अनुपात में होगा क्या? आकृति में दिया गया है कि एल, एम और एन रेखा आपस में समांतर है, अर्थात एल समांतर एम समांतर एन है। अंतःखंडों का अनुपात क्या क्या निकल कर सामने आ रहा है? ए बी बटा बी सी, ये अंतःखंड का अनुपात हुआ। एक और तिर्यक रेखा यहाँ है, तो उनके अंतःखंड प्राप्त हो रहे हैं डी ई बटा ई एफ। ये जो ए बी बटा बी सी है और डी ई बटा ई एफ है, ये अंतःखंड के अनुपात बराबर होगा क्या पूछा गया है? तो चलिए इसको देखें। हम जानते हैं कि समांतर रेखाओं के अंतःखंड समान अनुपात में होते हैं, अर्थात ए बी
बटा BC ये अंतःखंड बराबर होगा किसके, DE बटा EF के। तो उत्तर में लिखा जा सकता है कि हाँ, L, M और N तीनों समांतर रेखाओं के अंतःखंडों का अनुपात क्या होगा, बराबर होगा। हम इसकी L, M और N पहले से ही क्या दे दी गई, हमको समांतर दे दी गई है, और हम जानते हैं कि समांतर रेखाओं के अंतःखंड समानानुपात में होते हैं, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि हाँ, तीनों समांतर रेखाओं के अंतःखंडों का अनुपात बराबर होगा।